एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे। मैं तरुण कुमार शर्मा आज इंडियन पॉलिटी की सीरीज एम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन शुरू करने जा रहा हूं। तो सभी का वेलकम है, और जो अभी तक हमारे यहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, प्लीज आप उन्हें भी ज्वाइन करवाने की कोशिश करिए, ताकि एक बेहतर शिक्षा, एक वेल एजुकेशन हर किसी की जरूरत होती है। तो आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से हम टाइम टेबल देख लेते हैं चेंजेस जो हो चुके हैं। मॉर्निंग 4 AM करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर है। दोपहर के 12 बजे इंडियन पॉलिटी के ऊपर चर्चा होती है, जो भी मैं कर रहा हूं, एम लक्ष्मीकांत सीरीज 6th एडिशन। इवनिंग 7 PM बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमारी चर्चा होती है, और इवनिंग 10 PM हिस्ट्री के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। आगे बढ़ने से पहले एम लक्ष्मीकांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसमें कितने सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में कितने सब चैप्टर्स हैं। टोटल अगर देखा जाए तो एम लक्ष्मीकांत के 12 चैप्टर्स हैं पूरे किताब में। ठीक है, माने 12 पार्ट में बांटा गया है। चैप्टर्स बहुत सारे हैं, 12 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को लेकर बात होती है, संवैधानिक ढांचे को लेकर। पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की व्यवस्था को लेकर बात होती है। पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर चर्चा है, माने केंद्र सरकार को लेकर चर्चा है। पार्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट को लेकर चर्चा होती है, जो राज्य सरकार को लेकर चर्चा होती है। पार्ट 5 लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जो पंचायत आ जाते हैं उसमें। पार्ट 6 है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं और विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे आसाम वासाम जो एरिया हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वो विशेष क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर एक विशेष क्षेत्र हुआ करता था। पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रचनात्मक निकाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बनाई जाती है। पार्ट 8 है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर सरकारी निकाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नहीं बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है पार्ट 9 में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अन्य संस्थागत निकायों। पार्ट 10 है पॉलिटिकल डायनामिक्स, राजनीतिक गतिकी। पार्ट 11 है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने निर्माण कार्य। और पार्ट 12 में आ जाता है अपेंडिक्सेस, परिशिष्ट। पहला जो पार्ट था हमारा, जरा ध्यान से देखिए। पहला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा। तो उसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं पहले पार्ट को लेकर। बहुत लंबी सीरीज चलने वाली है हमारी, लेकिन पहले पार्ट में आप देखिए कि कितने सारे चैप्टर्स हैं, और किस चैप्टर को हम शुरू करेंगे आज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, माने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये पार्ट 1 का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसमें टोटल कितने चैप्टर्स है उस पर बात हो रही है। तो चैप्टर्स है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नंबर 2 द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र। सिटीजनशिप, नागरिकता। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। ये टोटल पहले चैप्टर में आप 11 पार्ट चैप्टर, माने पहले पार्ट में 11 चैप्टर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितनी लंबी क्लास जाने वाली है हमारी, बट बने रहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई थी, जो यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं। तो मैं एरो को मूव कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखना कि ये जो आप एरिया देख रहे हो, एक सेकेंड तो मैं जरा पेंट यूज कर लूं। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो एरिया आप देख रहे हो, वो क्या था एक्चुअली? वही ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम हुआ करता था। आखिर उन्हें क्या दरकार पड़ी, वो क्यों आना चाह रहे थे? ये हिस्टोरिकल कहानी है। यहां हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे। बस एक चीज आपको याद रखना है कि बिजनेस करने के लिए एक कंपनी तैयार की गई ब्रिटेन में, जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, वेस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं? क्योंकि ये देखिए, ये हमारे इंडिया के वेस्ट में है, ये इंडिया के वेस्ट में है, लेकिन ये जो यूनाइटेड किंगडम है वो इंडिया को किस जगह देखेगा? वो इंडिया को ईस्ट की तरफ देखेगा, बिकॉज आपका जो राइट हैंड होता है वो आपका ईस्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसीलिए इसे क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का दर्जा दिया गया। इसे किसने दिया, क्यों दिया गया, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तब आगे बढ़ते हैं। अब
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या, द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 एडी। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, और बाय द चार्टर ऑफ क्वीन इलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी इलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। माने यहां पे कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो दे हैड वाइड राइट टू डू बिजनेस इन इंडिया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार था, वो पॉलिटिकली कोई भी अधिकार नहीं कर सकते थे। एक्चुअली उन्हें तो पता ही नहीं था कि कैसे पॉलिटिकली अधिकार किया जाता है, ठीक है। वे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के मोटो से भारत में आए थे, और ये इस तरह का चार्टर था कि कोई भी अदर कंपनी ईस्ट इंडिया जहां व्यापार कर रही है वहां पर अब दखल नहीं कर सकती। ये एक चार्टर था जो क्वीन इलिजाबेथ फर्स्ट ने जारी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वीन इलिजाबेथ की फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उसने एक लोगो तैयार किया अपना, वो इस तरह का कुछ लोगो था। टिल नाउ द कंपनी हैड राइट्स ओनली फॉर कॉमर्शियल वर्क। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक अधिकार था, माने अभी तक कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कार्य करने का अधिकार था। लेकिन बट इन 1765 दे एक्वायर्ड द सिविल राइट्स, लेकिन 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो अधिकार थे प्राप्त कर लिया। इस पे मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। 1757 के पहले तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही ध्यान दे रही थी। सॉरी, 1757 के पहले तक। अचानक 1757 में प्लासी वार हो जाता है, जो आपको पता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है बंगाल का। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। उसके बाद वो चल जाता है। उसके बाद उसके बाद उस गद्दी पर किसे बैठाया जाता है, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आप। फिर बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1964। उस युद्ध के बाद अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और अंग्रेज अब क्या करते हैं, उनकी लालच जो मंशा होती है वो बढ़ती जाती है। वो क्या करते हैं, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहां कह सकते हैं हम कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो राजस्व और दीवानी अधिकार थे, माने कंट्रोल, जो पॉलिटिकल कंट्रोल भी था, वो भी अब किसके अधिकार में आ गया, वो ब्रिटिश कंपनी के अधिकार में आ गया, माने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस 1717 से लेकर 1751 का अगर मैं डायग्राम बोलूं तो ये नवाबों का जो होता था, माने ये एक ही एरिया हुआ करता था। आप जो सोचते हैं अलग अलग, बिल्कुल नहीं, ये पूरा का पूरा एरिया एक ही हुआ करता था, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं था। तो यहां पर क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जब सेकेंड जो आपका युद्ध हुआ, जो सेकेंड 1764 में हुआ, बक्सर का वार, उसमें क्या हुआ, जीत हासिल कर ली। हासिल करने के बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना कब्जा कर लिया, और वहां पर पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल पावर था वो भी जमाना शुरू किया। माने अब कंपनी को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि कैसे अब बिजनेस के साथ साथ कैसे अब पॉलिटिकल, कैसे पावर को यूज किया जाए। हालांकि वो पॉलिटिकल पावर को यूज करना नहीं चाहते थे, रीजन इसके पीछे एक ही था, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि कैसे करना है। इसीलिए वो बार बार गद्दी पर नवाबों को बैठाया करते थे कि जनता ऑब्जेक्शन ना करे, ठीक है, क्योंकि जनता विरोध में आ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जनता को शांत करने के लिए, साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहां पर चार्टर क्या पास हुआ था कि ये बिजनेस करेगी, और उसने क्या किया, अब यहाँ पे कंट्रोल करना शुरू किया। अब यहाँ पर जब कंट्रोल करना शुरू किया तो यहाँ की जनता को भी तो आक्रोश होगा ना। तो इसीलिए इसलिए इन्होंने क्या किया कि कंपनी ने जो नवाब थे, नवाबों को गद्दी पर बनाए रखा। वो क्या करते थे, सिर्फ एज अ मीडिएटर पैसा लेते जाते थे, घूस लेते जाते थे। तो ये कहानी बनती गई। धीरे धीरे हम देखेंगे और क्या हुआ। इससे पहले एक और है, दे स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर। उन्होंने क्षेत्र शक्ति बनने की प्रक्रिया में अब कदम रख लिया। पहले तो सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, अब क्या हुआ, टेरिटोरियल पावर में भी वो कन्वर्ट होते गए। आफ्टर द सिपाही मिचनी, जब सिपाही विद्रोह हुआ 1858 में, जो ब्रिटिश क्राउन था डायरेक्टली टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ इंडिया। 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद, एक्चुअली 58 में नहीं 57 में विद्रोह हुआ था, लेकिन जो चिंगारी थी वो 1858 तक बनी रही, ठीक है, जो गुस्सा था, आक्रोश था। तो क्या हुआ 1858 में, क्या हुआ, सिपाही विद्रोह जैसे ही खत्म होता है 1857 में, 1858 में ब्रिटिश का जो ताज था
उसका भारत पे शासन होना डायरेक्टली स्टार्ट हो गया। माने 1858 में क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने अब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहां पर नहीं रहेगी, अब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, पूरा का पूरा कंट्रोल अब ब्रिटिश क्राउन करेगी। तब आप समझ सकते हैं अब क्या हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर खत्म हुई और ब्रिटिश जो शासन था अब आना शुरू हुआ और बहुत सारे बदलाव शुरू हुए। दे रूल कंटिन्यू अनइंटरप्टली until India's independence in 15 अगस्त 1947। ये शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। और जब तक भारत को 15 अगस्त 1947 तक आजादी नहीं मिली थी तब तक वह क्या किए, भारत पर शासन करते रहे। एक्चुअली ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी गई और ब्रिटिश क्राउन आया, आप ये सोचिए कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी गई, देश में तो आक्रोश फैला हुआ है, तो ब्रिटिश क्राउन को कैसे शासन करने मिल गया, इस पर क्वेश्चन मार्क्स लगता है। तो क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए मैं एक बात बताता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार कर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे बहुत सारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना शुरू किया तो आक्रोश बढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद जो हड़प नीति थी तो उस पर भी ज्यादा ध्यान देने लग गया, माने राज्यों को हड़पने लग गया, ये राज मिला लिया वो राज मिलाने शुरू कर दिए, तो इससे जनता आक्रोश में आ गई। जैसे आप देख सकते हैं मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी, जनता के माने मन में आक्रोश था, तो गुस्सा था, फूट रहा था। तो अब ब्रिटिश क्राउन को समझ में आ गया कि भारत हाथ से जाने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, ब्रिटिश वापस भेज दिया गया। और अब ब्रिटिश जो क्राउन था उन्होंने आके कहा कि अब डायरेक्टली हम रूल करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, हम उस कंपनी की तरह नहीं है जिसने लूटा है सिर्फ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपनी की मंशा क्या थी। वो धीरे 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 सब एक ही जैसा फिर बिहेवियर करना शुरू करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, विद द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फेल्ट इन इंडिया। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे ही स्वतंत्रता मिलने की बात हुई, एक्चुअली मिलने के बाद तो होगी लेकिन मिलने के पहले ही जब बात हो गई कि हाँ भारत को आजादी मिलेगी, ये कहानी वहां की बोल रहा हूं मैं, तो उनके मन में एक बात हुई कि हमारे लिए भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की दरकार होगी, नहीं तो इतनी सारी जनता को कैसे कंट्रोल करेंगे हम। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट था कि 1934 में एम एन रॉय ने एक सुझाव दिया था कि इन 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। तो 1934 में एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। और 1946 में क्या हुआ, एक संविधान सभा बना दी गई। उस संविधान सभा को बनाने के बाद, उस संविधान सभा को जब बनाया गया, तो आपको ये बताना है कमेंट में कि संविधान सभा को बनाने में मेन लीड रोल किसने प्ले किया था। तो ये जो संविधान सभा बनी, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, इनफोर्स हुआ, फोर्स में आ गया, अस्तित्व में आ गया। इसका मतलब है एम एन रॉय के सजेशन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी 1946 एक्चुअली बोला जाए तो 9 दिसंबर में पहली बैठक हुई थी, ठीक है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर 13 दिसंबर 11 जो दिसंबर था, 11 दिसंबर को एक और पर्सन गद्दी पर बैठते हैं, माने उस पोस्ट पर बैठते हैं। और उसके बाद 13 दिसंबर को 1946 में जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। इस पर हम सब चर्चा करेंगे, लेकिन आगे देख लेते हैं। मेनी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन had polity were adopted by British rule. This event left a deep impact on our constitution and monarchy. संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसका मतलब है कि आज भी हम जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते हैं उस पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश जो ताज था, ब्रिटिश शासन था, उसका इम्पैक्ट आज भी हम देखते हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो इम्पैक्ट है अब हम चर्चा करेंगे पार्ट बाय पार्ट। पहले हम कमिंग क्लास में, मतलब कल हम चर्चा करेंगे द कंपनी रूल 1773 टू 1858 तक, पूरी की पूरी सीरीज हम देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1333 का एक्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका 1853 का एक्ट आएगा।
माने 1833 का, 1853 का, इस तरह के एक्ट आते जाएंगे, उस पे हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की सेशन आपको कैसे लगी प्लीज बताइएगा, क्योंकि अगर पसंद आई तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी पता चले कि हमारे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छी शिक्षा दी जा रही है, और वो जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिए। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।